नमस्ते साथियों। गांव सभा की 78वीं कड़ी में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ कड़ियों से हो रहा है कि मैं दूसरे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के ग्राम पंचायती व्यवस्था का तुलनात्मक चर्चा करता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है और दूसरे राज्यों की क्या व्यवस्था है। आज मैं कर्नाटक राज्य के बारे में चर्चा करूंगा कि कर्नाटक में ग्राम पंचायत की क्या व्यवस्था है, और कर्नाटक में जो व्यवस्था है वो थोड़ा एक बड़े बेहतर व्यवस्था है, इसलिए उसको विशेष चर्चा करेंगे। बहुत चीज़ों से आपका अवगत कराएंगे ताकि आप देख लीजिए कि जिन बातों को हम कहते आ रहे हैं उसमें से बहुत कुछ कर्नाटक में लागू हो चुका है। तो एक उस व्यवस्था के बारे में आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ग्राम पंचायत के बात को जो हम उठा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में उठा रहे हैं, बल्कि कुछ राज्यों ने उस पर पहल भी किया है। अब पहली बात हम शुरुआत करते हैं कि कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में क्या फ़र्क है। पहला तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, और पहले उप ग्राम प्रधान होते थे, लेकिन उप ग्राम प्रधान का पद समाप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ ग्राम प्रधान है। कर्नाटक में ग्राम प्रधान की जगह पर अध्यक्ष है। ग्राम पंचायत का जो है ग्राम प्रधान नहीं है, बल्कि वहाँ उसको अध्यक्ष बोलते हैं, और उप प्रधान को वहाँ उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो एक नाम में, प्रधान के नाम में अंतर है, वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। इनके चुनाव में भी अंतर है। अब उत्तर प्रदेश में यह है कि प्रधान का जो चुनाव होता है वो पूरी गांव सभा के जितने सदस्य हैं, जो वोटर हैं, वो मिलकर उनका चुनाव करते हैं। लेकिन कर्नाटक में वो ऐसा नहीं है। कर्नाटक में जो वार्ड के सदस्य हैं, जितने वार्ड के सदस्य चुन के जाते हैं, वो मिलके अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ पंचायत सदस्य हैं तो उसी तरह वहाँ भी पंचायत सदस्य हैं, और वो पंचायत सदस्य जो चुन के जाते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि जो अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है वो 30 महीने के लिए होता है। अब ये व्यवस्था शायद किसी प्रदेश में नहीं है। बाकी जितने चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन कर्नाटक में वो 30 महीने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चाहे प्रधान को कही कि प्रधान और उप प्रधान चुने जाते हैं। तो ये व्यवस्था क्यों की गई, इसके पीछे हमको ये मंशा ये लगता है कि 30 महीने में एक तो ये है उस व्यवस्था की 1 साल तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं आ सकता है। तो मतलब समझ लीजिए 3 महीने एक साल तक उनको काम करना ही करना है। उसके बाद उनके साथ 30 महीने में करीब 2.5 साल उनके पास 30 महीने का क्या हुआ, 12 24 और करीब 2.5 साल के लिए वो प्रधान चुने जाते हैं। तो 5 साल को उन्होंने क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। इसके पीछे ये मंशा होगी कि 2.5 साल में जो प्रधान अगर अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से अगली बार उसको 2.5 साल के लिए और मौका मिल जाएगा। अगर 2.5 सालों में प्रधान ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको लोग हटा देंगे। तो ये प्रधान पे एक बहुत बड़ा नियंत्रण है वहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्यों का, कि ये प्रधान जो है मनमानी न करे, नहीं तो वो उनको उसमें 1 साल के बाद उनको हटा देंगे ये अध्यक्ष के पद से। तो ये अच्छा है नियंत्रण रखने का। और ये ऐसी व्यवस्था यहाँ तो प्रधानों में बस एक ही व्यवस्था है कि उनको पूरे गांव से चुन के आते हैं और पूरे गांव के लोग अविश्वास प्रस्ताव करते हैं तो तभी हट सकते हैं। लेकिन वहाँ जो है सिर्फ 2.5 साल के लिए ही उनको मौका मिला है, और 2.5 साल के लिए अगर उनको एक बार जो मौका दिया गया अगली बार के लिए, तभी वो मौका मिलेगा उनको जब वो अपने फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और दोबारा चुनाव में निश्चित रूप से उनका लोग मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में है। अब ये जो पंचायत के सदस्यों की जो संख्या है अपने उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15, और हर 1000 पर 1 बढ़ते जाते हैं। वहाँ जो है व्यवस्था है, वहाँ एक तो 4 तरह की वहाँ पंचायतें हैं, ये समझिए। वहाँ ग्राम पंचायत के कम से कम एक तो ग्राम पंचायत वो है जिसमें कि कम से कम 5,000 की आबादी पर ग्राम पंचायतें वहाँ गठित होती हैं। 5,000 से 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायतें गठित होती हैं। एक तो सामान्य नियम वहाँ ये है।
इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो 2500 की आबादी पर होता है, 2500 की आबादी। ऐसे बहुत सारे कुछ जिले में उन्होंने रखा है। निश्चित रूप से उन जिलों को रखा हुआ जहाँ की आबादी कम होगी, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से आबादी को उन्होंने रखा कि 2500 पर गाँव पंचायत। तीसरी व्यवस्था ऐसा भी उन्होंने किया है कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत काम करे। तो उस 5 किलोमीटर के क्षेत्र में तो एक जगह एक गांव के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गांव पंचायत का एक ग्राम पंचायत बनेगा। इसके पीछे भी मंशा हो गया कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि पहाड़ों पर कहीं 20 आदमी रह रहे हैं, कहीं 25 आदमी रह रहे हैं। तो अगर आबादी में पर रखा जाए तो फिर तो कई किलोमीटर तक उनको उनके संख्या 7,000 या 2,500 आएगी। तो इसलिए उन्होंने 5 किलोमीटर पर, हो सकता है उसमें 1000 हो या 2000 हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राम पंचायत काम करे। और चौथी स्थिति में ये भी रखा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ की ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो 5000 की कम आबादी पर जो वहाँ जिला मजिस्ट्रेट है वो ग्राम पंचायत की घोषणा कर सकता है। तो एक तरह से कर्नाटक में 4 तरह का, जबकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि एक ही फॉर्मूला पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों को गठन का है कि ये 2000 की आबादी पर यहाँ ग्राम पंचायतें गठित होती है और कम से कम 7, अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं 1000 की आबादी पे। तो ये हो गया आपके ग्राम पंचायत का सदस्य और ग्राम पंचायत के जो किस स्वरूप है, कितनी आबादी पर गठित होगी। अब इन ग्राम पंचायतों का जो अधिकार, ये जो व्यवस्था है इसमें, वो उन्होंने कहा रखा कि कितने सदस्य होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि 400 की आबादी पर एक सदस्य होंगे। मतलब मान लीजिए 5000 की आबादी पर तो 400 में बांट दिया, उतने सदस्य होंगे। यहाँ 7000 की आबादी होगी तो उतने सदस्य उसी अनुरूप 400 के अनुरूप वो सदस्य हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो ये वो व्यवस्था, ये भी उनके यहाँ थोड़ा वहाँ अंतर है। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि वो दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ तो 2000 पर होंगे और साथ और उसके बाद 1000 पर यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी कर्नाटक की व्यवस्था अलग है। उत्तर प्रदेश में कमेटियों में आ जाइए, कमेटी से के माध्यम से यहाँ भी व्यवस्था चलाई जाती है। तो कमेटी में यहाँ 6 कमेटियाँ उत्तर प्रदेश में बनी हैं कि तमाम जो विभाग हैं उनको चलाने के लिए। कर्नाटक में जो कानून है उसके हिसाब से जो कानून है वहाँ का कर्नाटक का, वो है कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम 1993। इसके अंदर ये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था चलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, तो कर्नाटक का जो अधिनियम है वो है कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम 1993 समझ लीजिए। यानी कि जब भारत के संविधान में ये संशोधन आया ग्राम पंचायतों को गठन के लिए, संवैधानिक संस्थाएं जब इसको बनाई गई, तब ये व्यवस्था वहाँ उसके बाद ये कानून बना। क्योंकि 92 में संविधान में व्यवस्था आई, तो 93 में राज्यों ने अपने अपने कानून, बहुत से राज्यों ने बनाए। कुछ राज्यों में पहले चल रहा था, उत्तर प्रदेश में 47 से ही चल रहा था, तो उसी को संशोधित कर दिया। बाकी राज्यों ने अपने अपने नए नए कानून बनाए। इसके बारे में मैं अन्य राज्यों के बारे में आपसे चर्चा भी कर चुका हूँ कि कब किसने कानून बनाए। कर्नाटक में 1993 में ये व्यवस्था बनी। तो कमेटियों में अब 93 में जो कमेटी कर्नाटक में बनी है, उसमें उन्होंने 2 कमेटी का मुख्य रूप से कहा कि एक तो प्रोटेक्शन कमेटी होगी और एक सोशल जस्टिस कमेटी होगी। प्रोटेक्शन कमेटी ये तो अस्थायी रूप से उन्होंने अपने उस पंचायत राज अधिनियम में ही कर रखा, लेकिन इसके अलावा भी उनको अधिकार दे रखा है कि वो जितनी चाहें उतनी कमेटी अपने ज़रूरत के हिसाब से बन सकते हैं। और कमेटियों की संख्या जो होगी उनके 3 से 5 होगी। तो ये जो कमेटी का जो बनाने का अधिकार दिया गया वो ग्राम पंचायत को ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो जो कमेटी बनती है वो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है, लेकिन कर्नाटक में जो कमेटी बनती है वो कमेटी बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है कि जैसे ज़रूरत हो उनके अनुसार वो अपने कमेटी बना सकते हैं। तो ये भी अंतर है कि हमारे यहाँ कमेटी तो जो राज्य सरकार वहाँ से घोषित कर देती है वही कमेटी बनती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 6 कमेटियाँ हैं और उसमें एक लोग कमेटी में 6 लोगों का व्यवस्था बनाई गई है। और वहाँ जो है 3 से लेकर 5 तक के लिए कमेटी में, और जिसकी संख्या वो बढ़ा भी सकते हैं। और उसमें कुछ अपनी कमेटी में कुछ ऐसे लोग भी रख सकते हैं जो विशेषज्ञ लोग हों, जो कि उनको राय मशवरा करते हैं। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ रखने की नहीं है।
तो ये व्यवस्था मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है कि जैसे उनकी जरूरत समझेगी वो खुद अपनी कमेटी बनाएंगे और अपने कार्यों का संचालन करें। तो ये उनका जो गठन के संबंध में ये बातें मैंने आपको बताई। अब लेकिन जो कर्नाटक में जो और उत्तर प्रदेश के अधिकारों में भी बहुत अंतर है। अब मैं आप समझ लीजिए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में 29 विभाग दे दिए गए हैं और लिख दिया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतें काम करें। वहाँ भी ये व्यवस्था तो जो 29 विभागों के लिए कर्नाटक में भी ये व्यवस्था कर दी गई है कि ये जो 29 विभाग हैं उस संबंध में अगर राज्य सरकार जो निर्देश होंगे उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन कर्नाटक में एक जो अधिकार ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा दिए गए हैं जो खुदा वो अपने अधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उस पर एक तो कुछ 2 प्रकार के अधिकार हैं। एक तो जो अधिकार है जो 29 विभागों का है उसको 29 विभाग का जो जिक्र है उसके तो जैसे यहाँ है वहाँ भी है, उन्होंने अपने अधिनियम में एक शेड्यूल में लिख दिया कि इन विभागों को आप गांव सरकारें अपने गांव पंचायतें इसको देखेंगी, उनके जैसा कि नियमावली के अनुसार नियम बनाया जाएगा उसके नियमावली के अनुसार से चलेगा। दूसरा व्यवस्था ये है कि जिन मामलों में राज्य सरकार पैसा देती है वो अधिकार ग्राम पंचायतें तभी इस्तेमाल करेंगी जबकि राज्य सरकार के ये जो निर्देश होंगे। ठीक बात है, पैसा वो दे रही है और कह रही है कोई मान ली कोई उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, कोई व्यवस्था दी कि उस प्रोजेक्ट को आप चलाइए, तो वो जैसा वो निर्देश देंगे वैसे वो कार्यदायी संस्था की तरह चलेगी। लेकिन जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है और वो जो ग्राम पंचायतों का है उसके संबंध में पूरी की पूरी तरह से ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया और वो ग्राम पंचायतें कर्नाटक की किसी के अधीन नहीं, वो खुद उसके लिए नियम बनाएंगे, खुद उसकी व्यवस्था करेंगे और वो खुद चलाएंगे उसको। ये मैं आपको ये एक लंबी सूची है इसलिए मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे मामले हैं जिसमें कि ग्राम पंचायत खुद अपना नियम बनाएगी, वो किसी राज्य सरकार के निर्देश के अधीन नहीं काम करेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि और यही हम लोग कह रहे हैं। देखिए हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो भी अधिकार हो ग्राम पंचायतों को उनको आप दे दीजिए और वो अपना खुद चलाएंगे और अपनी व्यवस्था बनाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपनी व्यवस्था बनाएंगे। जो पैसा उनको मिलता है उस हिसाब से वो आवंटन करेंगे, आवंटन करके अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। ये स्थिति में बहुत कुछ इस तरह के प्रयोग क्या इस तरह के अधिकार पहले से ही कर्नाटक में दिए जा चुके हैं। अब वो क्या क्या कर सकते हैं जिसमें कि कोई राज्य सरकार का या किसी भी अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं है, वो देखिए वो खुद ग्राम पंचायतें अपना कुछ चलाएं। अब इसको मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। हमारे पास सूची है जिसमें कि उन अधिकारों का जिक्र है। पहला तो यह है कि देखिए ग्राम पंचायत जो है 10% लैट्रिन और हर साल बनाएगी। 10% लैट्रिन वो हर साल जितने भी वहाँ रहने वाले आवासीय व्यवस्था आवास है उसमें उनकी आबादी के हिसाब से 10% प्रत्येक साल बनाएगी। देखिए कितने पहले से 93 से ये व्यवस्था उन्होंने बना रखा है कि शौचालय उनके गाँव में 10% हर साल बनते रहे। इसमें किसी का निर्देश नहीं, अपने ढंग से वो शौचालय बनाए। दूसरा उनके लिए है कि कम्युनिटी है लैट्रिन बनाएंगे, ये तो घर घर में बनाएंगे 10%। उसके अलावा वो गांव में कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ के मान लीजिए घर में जगह नहीं है, घर में छोटी जगह है तो वहाँ एक जगह लेके वो कम्युनिटी लोगों को एक कम्युनिटी बना देंगे ताकि छोटे छोटे जो घर वाले लोग हैं वो उसका प्रयोग कर सकें। दूसरा है कि पीने के पानी का जो व्यवस्था है उसको भी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी और उसमें भी कोई किसी की अपने ढंग से कहाँ पाइप लगना है, कहाँ न लगना है, कैसे रखना है, कौन ढंग से रखना है, ये सब व्यवस्था वो खुद करेंगे। 14 टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स की वसूली और टैक्स लगेगा। कहाँ उन्हें ज़रूरत समझते हैं ग्राम पंचायत के लोग कि किन किन मामलों में टैक्स लगना है वो खुद करेंगे। सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल में दाखिला की उनको जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायतें की जिम्मेदारी। ये जो अधिकार मैं बता रहा हूँ ये अधिकार उस तरह का है कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि आपको करना ही करना है। ये समझ लीजिए, ये अधिकार का प्रयोग करना ही करना है, मतलब मैंडेटरी है। हर ग्राम पंचायत को ये काम करना ही करना है। तो हर प्राइमरी स्कूल में सभी गांव के बच्चों का दाखिला कराएगी, सभी बच्चों को टीका लगवाएगी, हर गांव में मृत्यु और जन्म का जो है सूचना वो तुरंत दर्ज करेगी।
नाली और ड्रेनेज की व्यवस्था गांव में खुद करेगी। सार्वजनिक रास्तों का जो निर्माण है, रख रखाव है, उसकी मरम्मत है, वो सब गांव पंचायत करेगी। फिर रास्ते में कोई अगर अतिक्रमण हो गया है तो उसको हटवाएगी, उसको ठीक करेगी। स्ट्रीट लाइट जो लगवाएगी गांव में, और उसका पैसा खुद ग्राम पंचायत वहन करेगी। स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट एक तरह से मुफ्त उनको ग्राम पंचायत देगी, सरकार नहीं देगी। ये जिम्मेदारी उन्होंने ग्राम पंचायत को दिया है कि ग्राम पंचायत स्ट्रीट लगा के उनका पैसा उनका देगी। फिर गंदे गड्ढे और गंदी बस्तियों का साफ सुथरा रखेगी। कहाँ में जैसे गंदगी हो रही है, वहाँ बहुत सारे गांव में हैं, गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पूरे मल मूत्र वहाँ गिरते रहते हैं, उनका भी वो रख रखाव करेगी, उनको रखे। दूसरा है कि ये जो आवारे गांव में कुत्ते हैं, जो चूहा है, गांव में आप देखते हैं कि बहुत से जानवर होते हैं जो कि उनसे नुकसान होता है, तो उनको भी खत्म करने का काम करेगी। सार्वजनिक संपत्तियां जितनी हैं उनका भी रख रखाव गांव की करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव को ये अधिकार का काम दिया गया है कि वो आबादी की गणना करेगी, फसलों की गणना करेगी, पशुओं की गणना करेगी, बेरोजगार कितने हैं उनकी गणना गांव में करेगी, फिर गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग हैं उनकी गणना करेगी, और जो ये कितने ये गणना तो मैंने समझा कि ये तो बिल्कुल कितनी अच्छी बात है कि गांव के लोग इनका गणना करके अपने पास एक डाटा रखेंगे, ताकि ये पता लग जाए कि क्या क्या स्थिति है। ये तो मतलब समझते हैं कि अगर, और उनके लिए कुछ बहुत कितना आसान है, 1 मिनट में वो सारी गणना कर लेंगे, और इसी गणना के डाटा जब भी कभी भी जरूरत पड़े सरकार को, वो डाटा उनको दे सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतनी व्यवस्था गांव पंचायतों में की गई है, उनको अधिकार दिया गया है, ये उनका बिल्कुल अपना अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा उनको क्या अधिकार दिया गया है कि स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, शिक्षा में, और उनको लोगों को आराम मिले, गांव में रहने में सुविधाएं मिले, और सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए जो भी नियम बना सकते हैं वो लाभ दिलाने के लिए उस हिसाब से वो भी व्यवस्था गांव वाले अपने आप, ग्राम पंचायतों का अधिकार है कि वो करें। तो देखिए ये अधिकार, यही तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ये सारा अधिकार कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को मिला, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार की गुलामी की जरूरत नहीं है, उनके राज्य सरकार के अधिकारियों के निर्देशों की जरूरत नहीं है। उसके बाद उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि ग्राम पंचायत की अगर 2/3 संख्या के सदस्य ये पारित कर दें तो वो क्या कर सकते हैं, वो कहीं प्रदर्शनी लगाने का लगवा सकते हैं, सम्मेलन करने का कर सकते हैं, सेमिनार करने के लिए भी आयोजन कर सकते हैं। पंचायत में या पंचायत के बाहर भी इसके लिए नियम कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त लगा दिया है कि जिले के अंदर होना चाहिए। तो देखिए उनको, लोगों को इन सेमिनारों को, प्रदर्शनी को, सम्मेलन को करने से गांव के लोगों में जागरूकता बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है, और तमाम लोगों को वो अपने पास बुलाते हैं और बहुत से लोग भागीदारी करते हैं। ये गांव पंचायत अपना खुद करेगी, ये सरकार है ऐसा नहीं करना है, ग्राम पंचायत जब भी जरूरत समझेंगे ऐसा कर सकते हैं। और ये इसके बाद ये इनके पास ये भी व्यवस्था दी गई है कि वो चाहे तो स्वास्थ्य के मामलों में, शिक्षण के मामलों में, चैरिटी के मामले में, और अगर जरूरत पड़े तो वो ग्राम पंचायत से उन लोगों को सहयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल, चैरिटी का हॉस्पिटल हो, कह रहा है कि हम आपके गाँव में आके काम करेंगे, हमको इतना इतना पैसा दे दीजिए, तो वो उनको दे देंगे, वो गाँव के में आके वो अपना हॉस्पिटल में जो खर्चा, जो दवा ववा में हो तो उसको कर सकते हैं। इतना व्यापक अधिकार, देखिए ये आप पहले से ही ये अधिकार उन ग्राम पंचायतों को दिया गया है, और इनको अपने ढंग से ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया गया कि वो अपने सरकार से करें। इसके अलावा राज्य सरकार को ये भी व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार चाहे तो और भी उनको अधिकार दे सकती है। मान लीजिए गाँव के बगल में जंगल है, चाहे मान लीजिए ऊसर है, और उसमें ठीक करने के लिए लैंड रेवेन्यू वसूली की जाती है, उस वसूली करने का भी गांव वाले को दे सकती है कि गांव वाले आप वसूल करिए, उनके विभाग वाले जाके क्यों वसूलेंगे, गांव में के लोग, गांव पंचायत खुद वसूल कर लेगी।
और जो सबसे बड़ा अधिकार इस पंचायत कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम में दिया गया है कि जितने भी पावर दिए गए हैं राज्य सरकार और संस्थाओं को और तमाम संस्थाओं को, तो वो अधिकार ग्राम पंचायत को कहा गया कि बाकी सारे अधिकार जो हैं वो जो बचे हुए अधिकार मतलब जहाँ अगर किसी अधिकार किसी खास सरकार को या किसी विभाग को दिया गया है तो वो तो करेंगे, लेकिन बाकी जितने अधिकार जो बच जाते हैं वो सारे गांव के पास हैं। अब ये कानून के जाने वाले ये समझते हैं कि ये बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ा अधिकार होता है। जो अधिकार लिखा है वो तो अपने अपने ढंग से लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं लिखा है वो सब अधिकार ग्राम पंचायत में। अब इससे नाते मैं ये समझता हूँ कि इस अधिकार के नाते ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई भी गांव के उत्थान के लिए, विकास के लिए कोई भी अधिकार है, कुछ मामलों को छोड़कर वो सब कुछ कर सकती है गाँव के विकास के लिए। एक बहुत बड़ा ये व्यवस्था है। यही व्यवस्था के लिए हम लोग इसी से मिलती जुलती व्यवस्था के लिए हम लोग बार बार इस आवाज़ उठा रहे हैं। उसके एक और देखिए कि गांव में जो उनको और अधिकार मिले हैं कि गांव में कोई भी इंक्रोचमेंट होगा, कोई भी तो उसको हटा ही सकते हैं, जैसा मैंने कहा। उसके बाद कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, निर्माण करना हो तो बिना ग्राम पंचायत के अनुमोदन के आप नहीं कर सकते। गांव में कोई होटल खोलना हो, गांव में रेस्टोरेंट खोलना हो, गांव में धर्मशाला खोलना हो, ये सारी व्यवस्था भी बिना ग्राम पंचायत के आप अनुमति के नहीं करेंगे। उनके जो शर्त हैं उस पर ही खोलना पड़ेगा और उसके लिए अगर वो कोई फीस निर्धारित करते हैं तो वो भी निर्धारित करना पड़ेगा। तो ये भी है। इसका महत्व मान लें दूर गाँव में ग्रामीण इलाकों में तो नहीं है, लेकिन शहर के बगल में जो गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो एक तरह से शहर के बहुत नज़दीक हो गई है। वहाँ तमाम लोग होटल और दुकान और बड़े बड़े माल और खोलते चले जा रहे हैं। तो उससे बिना ग्राम पंचायत की अनुमति का आप नहीं हो सकते हैं। तो ग्राम पंचायतों को अच्छा खासा वो उनसे आय के वो अनुमति देंगे, तभी कि हमें इतना पैसा दीजिए, इतना टैक्स दीजिए, तभी अनुमति देंगे। तो एक अच्छा खासा उनके आय भी बढ़ सकती है। तो अब आपने ये देखा और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा कर्मचारी बात करता हूँ, क्योंकि ये सब करने के लिए जो कर्मचारियों का व्यवस्था है ग्राम पंचायत में, वो ये है कि ग्राम पंचायत तो सचिव तो रहेंगे, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ग्राम पंचायत में सचिव, लेकिन इसके अलावा भी और भी कर्मचारी सरकार नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी इतने काम हैं जिन कामों को मैंने चर्चा किया, ग्राम पंचायत जो खुद करती है, तो ग्राम पंचायत जब चाहे तब इन लोगों अपने लिए वो इन लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। जितने भी पदाधिकारी चाहे ग्राम पंचायत उस पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, अधिकार कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। अब ये देखिए बहुत बड़ा अधिकार है। यहाँ तो बिल्कुल वो एक भी है, एक व्यक्ति का भी नियुक्ति यहाँ ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती हैं। हर काम में उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप है कि नहीं जो भी नियुक्ति होगी राज्य सरकार से होगी, राज्य सरकार के अनुमोदन से होगी, लेकिन वहाँ कोई अनुमोदन नहीं है। ग्राम पंचायतें खुद उनका नियुक्ति उनको कर सकती हैं। तो जितनी उनकी जरूरत होगी उतनी नियुक्ति कर सकती है। अब एक और बड़ा अधिकार जो वहाँ ग्राम प्रधान को दिया, अध्यक्ष को दिया गया है। अध्यक्ष को माना गया है कि वो वहाँ का एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि वो वही कार्य का मुख्य गांव पंचायत का मुखिया होगा। मुखिया का मतलब उसी प्रकार जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, वो गांव का एक तरह से चीफ मिनिस्टर होगा। उसके पास सारे मुखिया वाले पावर होंगे और उसके ही अंतर्गत ये सारे कर्मचारी होंगे, जितने भी कर्मचारी ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, और जिनको वो नियुक्त करेगा वो उसके अंतर्गत होंगे। और उनके खिलाफ वह सस्पेंड कर सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है, जो कि ये अधिकार उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। तो इसीलिए वो देखिए परवाह नहीं करते हैं। जो सचिव हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, कोई परवाह ही नहीं करते हैं उनका कि और प्रधान जी उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वहाँ ये व्यवस्था नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि कोई ग्राम पंचायतों में अगर अधिकारी जिसे हम काम लेना है वो अगर ग्राम प्रधान के अधीन नहीं रहेंगे, अगर वहाँ ग्राम पंचायत के अधीन नहीं रहेंगे तो उसे हम काम क्या ले सकेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जब तक जो कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण शक्ति से नहीं होगा तो वो कर्मचारी तो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे सफाई कर्मचारी रहता है, नहीं रहता है, सचिव कभी आता है, नहीं आता है, जितने भी कर्मचारी हैं बस एक औपचारिकता के रूप में आते रहते हैं और अपना कोई काम नहीं है। आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो यहाँ का कर फेली सिस्टम है। आप पैसा समय से नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में तो ग्राम पंचायती व्यवस्था एक तरह से फेल है। फेल इसलिए मैं कह रहा हूँ, न समय से पैसा आएगा, न समय से कर्मचारी आएंगे, न समय से योजनाएं आएंगी,
न समय से कार्यों का वेरिफिकेशन होगा, न समय से उनका भुगतान होगा। अब हर कोई चीज़ शेड्यूल से हिसाब चलता नहीं। अब उसी में दौड़ भाग प्रधान कर रहा है कि वीडियो सीडियो उसमें कमीशनबाजी करते हैं, सचिव कमीशनबाजी करता है। वो बिल्कुल जिसको हाथ पास सिस्टम नहीं कहते। ये ग्राम पंचायती व्यवस्था हाथ पास सिस्टम है उत्तर प्रदेश में चल रही है। ना सबके अधिकारों का स्पष्ट व्याख्या की गई है और ना बस लिख दिया गया अधिनियम में, लेकिन स्पष्ट अधिकारों की व्यवस्था नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत सिस्टम को आप कहिए हाथ पास सिस्टम यहाँ से चल रहा है। और इसे अगर ये पैसे के जनता के जो टैक्स का पैसा है उसकी बर्बादी का इससे उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में जैसा होता है वो समझ लो इससे बढ़िया नमूना आपको नहीं मिलेगा। और चूँकि पैसा बर्बाद कुछ जाता है तो कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। वही समझ लीजिए आपके अगर कहीं कुछ थोड़े बहुत कुछ बन गए, कहीं नाली खड़जा बन गया, कहीं मनरेगा के मजदूरों को कुछ मिल गया, कहीं स्कूल में कोई पुताई जुताई हो गई, बस यही सब चलता रहता है। बस इसी में सारा 70 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में बिता दिया ग्राम पंचायती सिस्टम ने। तो ये आप देखिए, लेकिन कर्नाटक में उन लोगों ने इस व्यवस्था को समझा है कि किस तरह से कर्नाटक में इस व्यवस्था को हम सुदृढ़ और बेहतर बना सकते हैं। और इस बात को सही समझा है कि जब तक हम ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार नहीं देंगे पूरा का पूरा, उनको अपनी कमेटी बनाने का, अपने लोगों को अपने ढंग से व्यवस्था चलाने का और उनको नियम बनाने का, जब तक ये सब हम नहीं करेंगे तो और कर्मचारी के नियुक्ति का, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का, तब तक ग्राम पंचायतें अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर कम से कम इस कर्नाटक से तो अब मैं लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो हम गाँव सरकार की बात कह रहे हैं उसका कितना रेलेवेंस है। रेलेवेंस का मतलब है वो कितना उपयोगी है। और अब जैसे मान लें कर्नाटक में है तो कर्नाटक में भी ठीक है, वहाँ जो कर्नाटक की व्यवस्था है उसमें ज़मीनी हकीकत में जो हो सकता है उतना न हो, लेकिन अब कम से कम कर्नाटक जैसी व्यवस्था अगर एक जगह हम लागू करते हैं तो उस तरह से आएगा, फिर धीरे धीरे उसमें विकास होगा। मैं बार बार ही कहता हूँ कि पहले आप अधिकार तो उनको दीजिए, जब अधिकार देंगे तो वो अपने व्यवस्था को चलाएंगे। जब व्यवस्था को चलाएंगे तो जहाँ जहाँ खामियाँ होंगी वो खुद सोचेंगे इस खामियों को हमें ही दूर करना है। और जब खामियाँ आएंगी तो फिर लोगों से राय मशवरा करेंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे। तो थोड़ा बहुत उनको जब कोई बिना किए हुए तो आप समझ ही नहीं सकते हैं। पहले मान के नहीं चल सकते कि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि कुछ राज्यों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके लोगों ने कुछ प्रभावशाली अपनी पंचायती व्यवस्था को बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ राज्यों में ये होता है कि बस खास करके उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको आप कह सकते हैं सबसे घटिया व्यवस्था है अन्य राज्यों की तुलना में। अन्य राज्यों ने पूरा उनको ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की पूरी कोशिश की और उत्तर प्रदेश में इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी की गई है कि ये अधिकारियों के अधीन ये बिल्कुल रहे, गुलाम बन के गाँव उसके गुलाम बन के रहे और उसी तरह से काम करें। एक विभाग के रूप में, जैसे कि अधिकारियों का एक विभाग है। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अधिकारी अगर गांव को व्यवस्था दे देंगे उनके अधिकार, तो उनको वित्तीय अधिकार पूरा दे देंगे, उनको प्रशासनिक अधिकार दे देंगे, उनको नियम बनाने का अधिकार दे देंगे, तो फिर वो यहाँ के नेताओं को और यहाँ के अफसरों को चरने खाने का तो कोई जगह और कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए वो ऐसा गाँव में उत्तर प्रदेश में ऐसा व्यवस्था का उन्होंने बना रखा है। तो फिर एक बार मैं कहूँगा इस व्यवस्था के लिए ही हम लोग गाँव सरकार के जो आपसे लगातार 78 एपिसोड तक पहुँच गए, आगे हम लोग इसमें करते रहेंगे। वो सिर्फ आपको जगाने के लिए ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और हम लोग अब इस पर आ गए हैं कि अब हम लोग इसको शुरू करेंगे, आंदोलन के रूप देंगे। और आंदोलन के रूप पे शुरुआत हो गई है, जहाँ गांव में जाके अन्न जल संकल्प की शुरुआत लोगों ने शुरू कर दिया है। और भारत परिषद के सदस्यों के द्वारा और नैतिक पार्टी के सदस्यों द्वारा, और वो गांव में लोगों को गांव सरकार के बारे में क्या फ़ायदे हैं उसको बताते हैं, गांव सरकार नहीं बनती है तो क्या नुकसान है इसके बारे में बताते हैं। और फिर ये कहते हैं कि वो फिर लोगों से साथ खड़े होकर हाथ की अंजलि में अन्न और जल लेके हमारे ये जितने सदस्य हैं
दोनों संगठनों के, भारत परिषद गैर राजनीतिक है और नैतिक पार्टी राजनीतिक संगठन है, दोनों संगठन के लोग अन्न जल हाथ में रखकर ये संकल्प लेते हैं कि उनका ये बार बार ये उनका सभी लोग, एक तो व्यक्तिगत रूप से भी आप संकल्प ले सकते हैं, एक व्यक्ति भी ले सकता है, और जहाँ बहुत सारे लोग हैं वो लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में मैं वोट नहीं दूंगा, ये संकल्प लेते हैं। और ये संकल्प बिल्कुल समझ संवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में जो भी व्यवस्था लागू की गई है दी गई है उसको लागू कराने का देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है। तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे कि आप इसको लागू करिए, और हमको वोट देने का अधिकार है, और हम वोट देने का अधिकार के साथ साथ आपने ये व्यवस्था की है कि वोट देने और न देने दोनों का अधिकार है। और उसके बाद नोटा भी है कि अगर कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट दें चाहते, इसलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल संवैधानिक है। तो एक संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन अभियान शुरू कर दिए हैं। रोज़ कुछ ना कुछ लोग जगह जगह इसको संकल्प लेते हैं, और शायद नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँचे कि जनता ये चाहती है कि गांव सरकार लागू हो, गांव के लोग चाहते हैं, और उन्होंने कह रखा अगर नहीं करेंगे 24 में वोट नहीं देंगे। तो अगर निश्चित रूप से अगर 24 में वोट जनता के गाँव से ये बात उठ गई, लोगों ने सोच लिया कि वोट नहीं देंगे, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है कि ये कि लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, और कोई बड़ी मांग ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं जो व्यवस्था में नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए इस अभियान को आप जो लोग भी जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, इस अभियान में वो संकल्प लेना शुरू करें। और साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने बना रखा है कि ये जो हम संकल्प ले रहे हैं उसका एक पोस्ट कार्ड भी लिख के प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, जिसमें लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, लिखते हैं शिवा में प्रधानमंत्री जी नैतिक पार्टी के और भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के नेतृत्व में जो गांव सरकार बनाने के लिए अन्न जन संकल्प अभियान शुरू किया गया है, उसके तहत मैंने अन्न जल को अपने अंजलि में भरकर यह संकल्प लिया है कि अगर आप अगर गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव में मैं आपको वोट नहीं दूँगा। ये प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे, और शायद प्रधानमंत्री जी ऐसे अवगत हों तो इस पर ध्यान देंगे, और जब ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी पूरी रूप से। और लागू होने के साथ साथ ही इस देश के 1 अरब लोगों को अपनी व्यवस्था, 1 अरब में इसलिए कहता हूँ 70% लोग गाँव रहते हैं, 1 अरब लोगों को अपनी व्यवस्था अपने ढंग से अपने चलाने का अवसर मिलेगा, अपना विकास अपने ढंग से करने का मौका मिलेगा, और अपने सभ्यता और संस्कृति को भी पूरा विकसित करने से मिलेगा। गांव में जो राजनीति के नाते जो बंटवारा हो गया है, जातिवाद के नाते घृणा हो गई है, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सब बैठ के अपने लोग सभी जाति के लोग बैठ के निर्णय करेंगे तो उनमें निश्चित रूप से कोई जात-पात का भेद नहीं रहेगा। तो यही मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को जो जहाँ भी सुन रहे हैं हमारे लोग, वो इसको संकल्प लें, और संकल्प में आज से नहीं आज ही से शुरू कर दीजिए, और अपने सोशल मीडिया पर डालिए कि मैंने संकल्प लिया है कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं लागू करेंगे तो मैं उनको वोट 2024 में नहीं दूंगा, और लोगों को संकल्प दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।